Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudam D. This is my history subject of chapter number 8, the civilizing the native and the educating the nation. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लोगों का सिविलाइजिंग नेटिव के बारे में बात कर रहा है और एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय। जब हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो हमारे भारत में उस तरह का एजुकेशन किस प्रकार का था और ब्रिटिश ने हमारे एजुकेशन में किस प्रकार का बदलाव किया उसके बारे में पूरे डिस्कस करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको समझाने का मैं कोशिश करूंगा जब ब्रिटिश जब आया था वो पहला चीज क्या सोचा था भारत में कि भारत का एजुकेशन के बारे में, भारत का एजुकेशन किस प्रकार का होगा। तो हाउ द ब्रिटिश सो द एजुकेशन, हमारे भारत का एजुकेशन को ब्रिटिश किस प्रकार का दिखता था। ब्रिटिश हमारे भारत का एजुकेशन को अनसिविलाइज दिखता था, लगता था उनको कि हमारे भारत का जो शिक्षा है वो कुछ सिखाता नहीं है, इसमें नॉलेज नहीं है, इसमें सिर्फ पोएम है, ये सिर्फ बातें चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। तो ब्रिटिश इस तरह से हमारे भारत का शिक्षा को देखता था। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि हाउ द ब्रिटिश सो द एजुकेशन। अगला जो क्वेश्चन है द ट्रेडिशन ऑफ द ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म का मतलब यहाँ पे होता है या ओरिएंटलिस्ट का मतलब यहाँ पे होता है ऐसा शिक्षा जो मातृभाषा से रिलेटेड हो, जो हमारा भारत का खुद का हो, जैसे संस्कृत, अरबियन, इस्लामिक। उस समय हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं थी जिसमें संस्कृत था, अरबियन था, इस्लामिक था। तो बहुत सारा भारत में भाषाएं थी जिसमें आपको याद होगा उसमें मुस्लिम और हिंदू एक साथ रहते थे। तो हमारे भारत में अरबियन को, इस्लामिक को भी, पर्शियन को भी, इस तरह की भाषाओं को भी, लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस दिया जाता था और साथ में संस्कृत को भी प्रेफरेंस दिया जाता था। जो हमारा ये ओरिएंटलिज्म जो थे वो हमारे धर्म प्रचारक थे, वो लोग इस भाषाओं को प्रचार करते थे, वो देखते थे, आगे बढ़ाते थे। तो यहाँ दिखाया गया है द ट्रेडिशन ऑफ द ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म के बारे में बताया गया था कि उस समय हमारे देश में ओरिएंटलिज्म था, मतलब हमारे देश में मातृभाषाओं से शिक्षा को दिया जाता था बच्चों को, मतलब बच्चों को मातृभाषाओं में पढ़ाया जाता था। जैसे कि हिंदू है तो संस्कृत में पढ़ाना, अरबियन बहुत सारे बच्चे को इस्लामिक धर्म में, मुस्लिम को इस्लामिक पढ़ाना। तो इस तरह से हर एक चीज के लिए पढ़ाया जाता था। ठीक है, द ग्रेव द एरर ऑफ द ईस्ट एजुकेशन ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे लिखा है ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट, मतलब जो एरर है, ग्रेव मतलब गंभीर, जो बहुत सारा गलतियां किया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका क्या गलतियां था। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उनका जो एक भारत में एक वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच का मतलब होता है कि लंदन से या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो भारत में एक डिस्पैच भेजा कि भारत में किस प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए। तो भारत में ब्रिटिश इंडियन को लगा कि भारत में जो एजुकेशन होना चाहिए वो वेस्टर्न कल्चर पे होना चाहिए, वो वेस्टर्न लर्निंग पे होना चाहिए। भारत में जो एजुकेशन चल रहा है वो अच्छा नहीं है। तो वुड डिस्पैच में ये पूरा गाइडलाइन लिखा हुआ था कि भारत में किस प्रकार का पढ़ाई होना चाहिए, किस प्रकार का पढ़ाई नहीं होना चाहिए। और ये जो भारत का जो वुड डिस्पैच था, ये वुड डिस्पैच का बेसिकली मतलब होता है जिसमें गाइडलाइन लिखा रहता था। ये चार्ल्स वुड ने लिखा था, इसीलिए इसे वुड डिस्पैच कहते हैं। ठीक है, तो आप इस पे जानेगा जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे या हमारा सारा वीडियो देख लेंगे तो आपको इसको अच्छे से समझ में आने लगेगा। मतलब मैं आपको धीरे धीरे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो शिक्षा था वो हमारा ओरिएंटलिज्म के बेसिस था, वो ओरिएंटलिस्ट के बेसिस था, उसको बाद में चेंज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन ऑफ द कॉमर्स। ठीक है, तो एजुकेशन ऑफ द कॉमर्स मतलब कि वुड डिस्पैच में जो शिक्षा था, वो जो एजुकेशन था वो सबसे ज्यादा कॉमर्स पे ध्यान दिया गया था। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड एंड द एड टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और व्यापार को मदद करने वाला को एड टू ट्रेड कहते हैं। मतलब कॉमर्स का मतलब होता है गुड एंड सर्विस पहुंचाना लोगों तक किसी भी हालत में। तो वो गुड एंड सर्विस स्टोरेज के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा बहुत तरीके से पहुंचाया जा सकता है। तो जिस तरीके से पहुंचाया जा सकता है गुड एंड सर्विस लोगों तक, वो कॉमर्स है। कॉमर्स एक एक्टिविटी हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत में बहुत सारे और भी कंपनी के ऑफिशियल आए थे। कुछ ऑफिशियल भारत की शिक्षा से या जो हमारा जो शिक्षा था, जो एजुकेशन था, उससे संतुष्ट थे और बहुत इंटरेस्टेड थे हमारे भारतीय इतिहास में। पर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इसके विरुद्ध थे, जैसे थॉमस मैकाले हो गया, ये अगेंस्ट थे, और विलियम जोन हो गए। ठीक है, तो ये सब विलियम जोन के थे, वो फेवर में थे। तो बहुत सारे लोग फेवर में थे, बहुत सारे लोग अगेंस्ट में थे। तो इस तरह से जो फेवर में थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनकरेज किया कि भारत में भारत का जो लैंग्वेज है ओरिएंटलिज्म पे ही बेस्ड शिक्षा देना चाहिए। जैसे कि इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में 2 तरह का कॉलेज खोला था। एक आपका
बनारस में खुला गया था हिंदू कॉलेज, और एक तो आपका बंगाल में खुला गया था इस्लामिक कॉलेज। तो इस तरह से देखा जाए तो दो तरह का कॉलेज भी खुला था, जो ब्रिटिश के कुछ ऑफिशियल के द्वारा खोला गया था, जिसमें बताया गया था कि कितना इंपॉर्टेंट भारत का शिक्षा है। पर बाद में इसको बहुत सारे ऑफिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी के और भी थे, उनको लगा कि नहीं, गवर्नमेंट जो ब्रिटिश सरकार है वो झूठ मूठ का पैसा बर्बाद कर रहा है भारतीय इतिहास को पढ़ाने में या भारत के शिक्षा को पढ़ाने में, क्यों नहीं भारत में वेस्टर्न कल्चर को लाया जाए, वेस्टर्न शिक्षा को लाया जाए, उसमें पैसा खर्च किया जाए। तो इस प्रकार से बदलाव लाया गया था, और बाद में पता किया गया कि भारत में जो एजुकेशन होगा वो कॉमर्स पे बेस्ड होगा, मतलब वो गुड एंड सर्विस पे बेस्ड होगा, वो व्यापार पे बेस्ड होगा, व्यापार को ज्यादा ध्यान दिया गया। क्योंकि व्यापार कराने का मेन मकसद था ब्रिटिश का यही कि ब्रिटिश हमारे भारत में जो रॉ मटेरियल है वो इंग्लैंड ले जाना चाहता था, और इंग्लैंड से जो फिनिश गुड्स है वो हमारे भारत में लाना चाहता था। तो भारत इंग्लैंड चाहता था या ब्रिटिश चाहता था कि हमारे भारत में अगर कॉमर्स के बारे में लोग जान जाए तो फायदा के बारे में सोचेगा, और फायदा के बारे में सोचने के बाद वो रॉ मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड भेजेगा, इससे इंग्लैंड को फायदा था। तो ये सारा एजुकेशन जो ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था वो डिस्पेज में, जिसमें भारत का एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ था कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ाना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड का ही फायदा था, भारत का फायदा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं रिपोर्ट ऑफ द विलियम एडम। आपको बता दें, भारत का शिक्षा को समझने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक विलियम एडम को अपॉइंट किया। इनका काम था कि भारत में पता करें कितना सारा किस तरह का शिक्षा होता है। तो इन्होंने पता किया कि करीब 20 लाख के लोग बच्चे हैं, 1 लाख पाठशाला है, हर पाठशाला में कम से कम 20 बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह का उन्होंने कुछ सर्वे किया। अब बताया कि ना ही वहाँ पे कोई टेक्स्ट बुक बच्चा पढ़ता है, मतलब यहाँ पे ये हो गया, विलियम जो एडम है यहाँ पे उनको एक काम दिया गया था रिपोर्ट तैयार करने की भारत का शिक्षा किस प्रकार है। तो उन्होंने ये दिखाया कि बताया कि भारत में जो शिक्षा है वो अनऑर्गेनाइज है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उसमें कोई सिस्टम नहीं है, बच्चे के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, बच्चे के पास टाइम टेबल नहीं है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, जब बच्चे आते हैं जब बच्चे नहीं आते हैं उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ना टीचर समय पे आ रहा है, ना ही कोई बिल्डिंग है, ना ही कोई बेंच है, ना ही कोई एग्जाम होता है, किसी प्रकार का भी नहीं था। जिस प्रकार का आज तक हम लोग स्कूल देखते हैं, जिस प्रकार हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, वो उस समय नहीं था। उस समय जो स्कूल था वो ट्री के नीचे हुआ करता था। अब यहाँ पे देखा जाए तो बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा स्कूल था, कम से 1 लाख के करीब पाठशाला था, और उस समय स्कूल को पाठशाला कहते थे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार किया था। फिर बाद में ब्रिटिश को ये रिपोर्ट के अनुसार जो एजुकेशन था, वो सिस्टम जो था उसको बदलना था। तो उसको बदलने के लिए न्यू रूटीन एंड न्यू रूल ला दिया। तो आप इसका बुक का हर एक टॉपिक को पढ़िए। मैंने इस चैप्टर में पूरा टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसे मैंने पूरा डिटेल में भी अपने वीडियो में डिस्कस किया है। टोटल मैंने 6 वीडियो बनाया है, आप इस पर अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जिसमें मैंने पूरे डिटेल से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, न्यू रूटीन बनाया, न्यू रूल बनाया। ब्रिटिश ने जो उस समय जो टीचर हुआ करते थे या जो शिक्षक हुआ करते थे उसे गुरु कहा जाता था। तो ब्रिटिश ने बहुत सारे पाठशाला के गुरु को बुलाया और उससे मीटिंग किया, बोला कि देखिए किस तरह का एजुकेशन करना चाहिए। ब्रिटिश ने समझाया। ब्रिटिश ने बोला कि यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर आना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन आना चाहिए, और कम से कम एक गुरु को 5 या 6 4 या 5 पाठशाला का जिम्मेदारी दिया गया, और आपको बोला गया कि आप पीरियडिकली रिपोर्ट करें किस तरह से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। बच्चों को टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया गया, मतलब यहाँ पे पूरा पैसा गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे ने पैसा लगाकर देश के हर पाठशाला को चलाने का कोशिश किया। पर कुछ पाठशाला ऐसे भी थे जो ब्रिटिश के साथ काम नहीं करना चाहते थे या ब्रिटिश की बात नहीं सुनना चाहते थे। वो चाहते थे कि खुद से ही काम करें, पर वो ब्रिटिश के साथ काम नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रिटिश के यहाँ पे बेंच टेबल, टाइम टेबल सब कुछ बनने लगा, टेक्स्ट बुक बच्चे को प्रोवाइड होने लगा, टाइम टेबल बनने लगा, बच्चे पढ़ने लगे, टीचर आने लगा, सबका समय बन गया, समय के अनुसार पढ़ाई होने लगा, और साथ में साथ फीस भी लेने लगा, जबकि पाठशाला में पहले फीस नहीं लिया जाता था। तो देखा जाए तो सब कुछ सिस्टमेटिकली हो गया, जो हम लोग आजकल स्कूल में देखते हैं। ठीक है, तो नया रूटीन नया रूल बन गया ब्रिटिश के द्वारा, और इसको गुरु जो है मेंटेन कर रहे थे, और जो गुरु मेंटेन नहीं कर रहे थे या ब्रिटिश को जो साथ नहीं चल रहे थे, उनका वो गुरु ब्रिटिश के स्कूल से कंपटीशन नहीं कर पाया या मुकाबला नहीं कर पाया, क्योंकि जो गुरु अपने से चला रहे थे उनके पास उतना फंड नहीं था कि वो सिस्टमेटिकली अपने पाठशाला को चला सके। पर गवर्नमेंट का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार जो भी स्कूल चल रहा था या जो पाठशाला चल रहा था वो बहुत अच्छे से चला रहा था, और वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन भी हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि द एजेंडा फॉर द नेशनल एजुकेशन, फिर लोगों को ऐसा लगने लगा
कि वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है, पाठशाला में जो वेस्टर्न कल्चर का एजुकेशन हो रहा है या बच्चे जो शिक्षित हो रहे हैं, टाइम टेबल जो आ गया बहुत अच्छा है, इससे बच्चे हमारा पढ़ेगा, मॉडर्नाइज होगा। तो बहुत सारे इंडियन जो लोग थे, भारतीय जो लोग थे, उन्होंने इस वेस्टर्न कल्चर को या एजुकेशन को एक्सेप्ट करने लगे और बोले कि, और ब्रिटिश से आग्रह भी करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि आप इस तरह का और भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को भारत में लाइए और खोलिए, ठीक है, और बढ़ावा देने लगा कुछ लोग जो थे, ठीक है। तो इस तरह से ये एजेंडा बन गया, एक मेन थीम बन गया कि हाँ अब यूनिवर्सिटी आना चाहिए, अब कॉलेज आना चाहिए, वो भी वेस्टर्न कल्चर पे। तो ये भारत के कुछ लोग ने कहा था, ठीक है। पर इसके खिलाफ भी कुछ लोग थे, जिसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट लोग थे, एक महात्मा गांधी जी और एक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने पूरे विरोध किया वेस्टर्न एजुकेशन का, बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग और रीडिंग पे बेस्ड है, वो नॉलेज पे बेस्ड नहीं है, वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं है, वो प्रैक्टिकल पे बेस्ड नहीं है। तो उनको दोनों को लगने लगा कि नहीं, इस तरह का एजुकेशन भारत में अच्छा नहीं है, ठीक है। तो महात्मा गांधी और टाइगर अवार्ड ऑफ द पीस, यहाँ पे टाइगर अवार्ड ऑफ द पीस का मतलब होता है, अवार्ड ऑफ पीस मतलब होता है, अवार्ड मतलब निवास और पीस मतलब शांति, मतलब निवास, शांति निवास मतलब शांति निकेतन। इसका हिंदी हो गया शांति निकेतन। जहाँ पे आपको बता दें, जो टाइगर है वो कलकत्ता के 100 किलोमीटर एक गांव में दूर में जाकर एक स्कूल खोला, जहाँ पे बच्चों को वो शिक्षा दिया गया जहाँ पे बच्चे जिस सब्जेक्ट पे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उस तरह का उनको एजुकेशन दिया जाता था। क्योंकि टाइगर का ऐसा मानना था कि बच्चों को वही पढ़ाना चाहिए जो बच्चे इंटरेस्टेड है, बच्चों पे हर सब्जेक्ट का बोझ नहीं देना चाहिए, बच्चे जिसमें जानकारी है, जिसको वो अच्छा लगता है, उसको वो ज्ञान देना चाहिए। टाइगर को ऐसा लगता था इसलिए, और टाइगर को ये भी लगता था क्योंकि स्कूल में बच्चों के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, बच्चे फ्री हो, बच्चे को मतलब कि जबरदस्ती स्कूल नहीं लाया जाए, बच्चे एकदम अच्छे से पढ़े। तो इसलिए गांव में 100 किलोमीटर दूर जाकर एक स्कूल खोला गया जिसका नाम शांति निकेतन रखा गया। और टाइगर को स्कूल पसंद नहीं था, इसलिए बहुत सारा आज़ादी दिया गया, बहुत फ्लेक्सिबल स्कूल बनाया गया जहाँ बच्चे बहुत खुशी से पढ़ते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी और टाइगर थॉट्स अबाउट द एजुकेशन, महात्मा गांधी और टाइगर क्या सोचते थे एजुकेशन को लेकर, जो वेस्टर्न एजुकेशन था। तो महात्मा गांधी पूरी विरुद्ध थे वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर, क्योंकि महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो हमें गुलाम बना देगा, वो हमें इंस्लेव बना देगा। तो इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव अस, महात्मा गांधी को ऐसा लगता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी को ऐसा लगने लगा कि जो हमारा जो ब्रिटिश का जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को गुलाम बना रहा है, इंस्लेव कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये इसके एकदम बिल्कुल विरुद्ध थे महात्मा गांधी। पर जो टाइगर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो थोड़ा सा फेवर में थे। वो उन्होंने कहा कि अगर इस सब शिक्षा में अगर कुछ अच्छी बातें हैं साइंस को लेकर या टेक्नोलॉजी को लेकर, तो उसे हमें अपनी इंडियन शिक्षा में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये अंतर था दोनों के थॉट में, और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से खत्म होता है। इसमें हमने यही डिस्कस किया कि किस प्रकार से ब्रिटिश ने पहले शिक्षा कैसा था और शिक्षा को कैसे बदलाव लाया गया। मतलब जो भी सिस्टम हम लोग स्कूल को देखते हैं वो आखिरकार जो ब्रिटिश का ही सिस्टमेटिकली ढंग से लाया गया एक थीम है, ठीक है, जिसमें हमने धीरे धीरे बदलाव करते गया और अपने इंडियन जो कल्चर है, कल्चर के अनुसार एजुकेशन को लाते गए। So thank you. Must write all the questions and answer related to the video and write the topic all the. So thank you. Must prepare. And this video is completed. This is my introduction video. So thank you.